भाई दीपेंद्र हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी की, भूपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष, हरियाणा नहीं पूरे उत्तर भारत में शोषित वंचित दलित वर्ग की एक ऐसी आवाज जिनकी तरफ पूरा प्रदेश देखता है और जिनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बहुत मजबूत हो रही है। जैसा बताया गया, 1 साल पहले उनको अध्यक्ष के रूप में अवसर मिला और इस 1 साल में 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, 35 छोटा नंबर नहीं है, 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और लाइन लगाकर और शामिल होने की वेटिंग लिस्ट चल रही है। हमारे आदरणीय चौधरी उदय भान जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे इस इलाके के और पूरे हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के प्रतीक, जिनसे हमेशा, जिनका हमेशा आशीर्वाद, जिनका हमेशा मार्गदर्शन, जब से हम स्कूल में थे तब से मुझे जिनका आशीर्वाद प्राप्त रहा, उनका मार्गदर्शन हर मोड़ पे जिनका मिला, और इस इलाके के वो स्वाभिमान के प्रतीक हैं, हमारे पूरे प्रदेश के संघर्ष के प्रतीक है, जिन्होंने पूरा अपना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इलाके की लड़ाई ले आपके लिए और इस संघर्ष में एक तपस्या के रूप में अपना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये कहना आसान है मगर जीवन बहुत लंबा होता है, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा लोगों के लिए तपस्या में अगर बिताया जाए तो वो साधारण नहीं, वो असाधारण उसको व्यक्तित्व कहा जाता है। हमारे आदरणीय आनंद सिंह डांगी जी, हमारे रोहतक के हमारे लोकप्रिय विधायक भारत भूषण बत्रा जी, हमारी लोकप्रिय विधायक और मैं कहूंगा हमारी हैवीवेट विधायक, राजनीतिक हैवीवेट, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश में जिस समाज से शकुंतला जी आती हैं, उस समाज में इतनी लगातार 3 बार विधायक, मैं समझता हूं कि इतना सीनियरिटी, इतना सीनियर उस समाज में कोई, ये भी एक इतिहास बनाने का काम शकुंतला जी ने किया, उनको हम बधाई देते हैं। हमारी बहन शकुंतला खटक जी, हमारे आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र जी, और आज हमारे भाई जिनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सही बात है, मुझसे पहले सबने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऑफिस के कार्यालय उद्घाटन पे इतनी बड़ी जनसभा का रूप मिलेगा, इतनी बड़ी संख्या में लोग, और आज मैं देख रहा हूं चेहरे 36 बिरादरी और हर गांव के, शहर के, यहां पर मेन व्यक्ति पूरे महम के आज यहां दिखाई दे रहे हैं। तो आज ये जो इतनी सफल, ये जो अपार सफलता हुई इस कार्यक्रम की, उसके लिए अगर कोई बधाई का पात्र है तो मेरा भाई बलराम बधाई का पात्र, मैं बधाई देना चाहता हूं। एक ऐसा भाई जिसने हमेशा हर कदम पे, हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, जहां जरूरत पड़ी, अगर मुझ पे कहीं कोई प्रहार हुआ तो मुझसे आगे अपनी छाती अड़ाकर मेरा साथ देने का काम किया हमारा भाई बलराम। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं आज के प्रोग्राम की सफलता के लिए। हमारे बीच में हमारे आए हैं, कैथल से हमारे बीच में आए, उन्होंने आंख का ऑपरेशन करा रखा था, हमारे भाई जयप्रकाश जेपी जी, हमारे भाई प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा जी जो फतेहाबाद से आए हैं, हमारे भाई जयदीप धनखड़ जी, भाई बलराज बल्ले जी, जो बलराज पांचाल जी बल्ले जी जो कि हमारे पीसीसी के मेंबर हैं रोहतक से, हमारे भाई
बिल्लू हुड्डा जी, हमारी महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष निर्मला राठी जी, हमारे भाई प्रदीप ढाका जी, जगत सिंह काला जी, हमारे जो अध्यक्ष यहाँ के बहुत लंबे समय के, जिनका बहुत आशीर्वाद हमारे इस पूरे परिवार पे रहा, जगत सिंह काला जी, संदीप, हमारे भाई संदीप तंवर जी भिवानी से हमारे पहुंचे हैं, सतबीर जांगड़ा जी, सोमनाथ गिरोत्रा जी, रामकिशन मलिक जी, हमारे प्रधान जी धर्मवीर जी, हमारे बहुत से सारे सरपंच, हमारा सरपंच बबला जी जिन्होंने अपनी बात कही, सरपंच प्रदीप जी जिन्होंने अपनी बात कही, काला जी, सरपंच एसोसिएशन, बहुत सारे साथी, सभी भाई राजू जी मैम शहर से, और हमारे बहुत सा पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी का, किसी का नाम भाई आशीष जी फरमाना से, पूरे कांग्रेस पार्टी का परिवार, मैं लगभग सबको जो है, हम बाई फेस तो हम सबको जानते हैं लगभग, और बहुतों के तो सबके नाम लेने संभव नहीं है, लेकिन भावना हमारी ये है कि हमारे दिलों में आप सबका नाम लिखा हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ है, ये परिवार है। और इस परिवार के रूप में हमने जो भाईचारे की बात और एक परिवार के रूप में एक दूसरे का साथ देने की बात अगर हमने सीखी है तो वो दांगी साहब से सीखी है। तो उस रूप में हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी अपने इलाके के लिए, प्रदेश के लिए। पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, मुझे पता है बहुत देर से आप बैठे हैं, मगर 10 मिनट आपकी इजाजत से 10 मिनट में भी कुछ बात यहां पर मैं समझता हूं कि आज ऐसे समय पे ये हमारा कांग्रेस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं इस पहले तो आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ रहा था, हमारा जो कार्यालय में बड़े कार्यालय की जरूरत थी, तो आज ये बड़ा अच्छा कि भाई कार्यालय रोड पे है और जगह चाहिए तो ये पूरा घेर आप जो है, मैंने अंकल को कहा है कि विधानसभा इलेक्शन तक बात कर लो, हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कार्यालय, आज शुभ कार्य शुरू हुआ है। मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे समय में आज ये हमारी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है कि चुनावी वर्ष का बिगुल बज चुका है। जब चुनाव का बिगुल बज जाए तो जनता का सोचने का समय शुरू हो जाता है कि ये सरकार जिसको पिछली बार मौका दिया, इन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया, ठीक नहीं किया, क्या गलत किया, क्या ठीक किया, और क्या इस सरकार का दोबारा से 5 साल का लाइसेंस हम रिन्यू करें या बदलाव लाएं। आज वो समय, चुनावी वर्ष, 4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और 10 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव। आपको फैसला करना है, जैसा आपने फैसला किया और बीजेपी को मौका दिया, और अभी 4 साल पहले नहीं 9 साल पहले दिया। उससे पहले हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अगर हम याद करें वो समय 10 साल तक हमारी सरकार चली हरियाणा में। 10 साल हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ा था। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, उससे पहले हरियाणा प्रदेश देश में विकास दर में सबसे आगे था, प्रति व्यक्ति आय में हम आगे थे, प्रति व्यक्ति निवेश में आगे थे। किसान के हकों के फैसले की बात हो, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के 2200 करोड़ के बिजली के कोऑपरेटिव के, चाहे कर्जे की माफी की बात हो, चाहे किसान की फसलों के भाव की बात हो, चाहे गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात हो, 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर, गरीब परिवार के से आए बच्चों को वजीफे देने की बात हो, पानी की टंकी टूटी के फैसले की बात हो। हरियाणा प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में गिना जाता था। चाहे खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो, 10 साल तक देश में हरियाणा खिलाड़ियों के मान सम्मान का उदाहरण दिया जाता था, और 10 साल तक कभी भाईचारे पे खरोच नहीं आई, कभी किसी भाई को भाई से कोई तनाव नहीं हुआ समाज में। 10 साल तक पुलिस प्रशासन को आम जनता पे बल प्रयोग की जरूरत नहीं आई, क्योंकि कोई धरना नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ। उस समय लोगों ने कहा कि जो एक मौका देके देखते हैं, बीजेपी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, लोगों ने भाजपा को मौका दिया, केंद्र में सरकार बनी और प्रदेश में भी खट्टर साहब के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन आज 9.5 साल के बाद इन सरकारों ने हरियाणा को क्या दिया?
इस खट्टर सरकार के 9 साल के बाद मैं बताना चाहता हूं आपको, जो प्रदेश कांग्रेस राज में विकास में, खुशहाली, भाईचारे में नंबर 1 था, आज वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर 1 पे पहुंचा दिया, तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना निवेश हुआ, क्योंकि रोजगार मिलता है जब निवेश हो, ना उद्योग लगे, ना फैक्ट्रियां लगी, ना निवेश हुआ, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिले, या तो रोजगार समाप्त कर दिए गए या कच्चों में परिवर्तित कर दिया गया कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निपथ के माध्यम से, और उसके बाद भी कोई रोजगार, कोई लिस्ट आई जैसे बताया गया, तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में आया। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, अभी एचसीएस की लिस्ट आई, 101 पोस्ट में केवल 61 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उससे पहले इलेक्ट्रिकल टेक्निकल एजुकेशन प्रोफेसर्स की लिस्ट आई, 156 में से 53 केवल हरियाणा के 103 का बाहर का सिलेक्शन हुआ। एसडीओ की लिस्ट आई, जिसके बारे में आपको पता है, 80 में से 78 में बाहर का सिलेक्शन, बाहर के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। किसी और प्रदेश में इतने बाहर के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतना हरियाणा में हो रहा है। और एचपीएससी का चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो हरियाणा से बाहर, क्या 3.25 करोड़ प्रदेशवासी में से एक भी कोई ऐसा नहीं था जो एचपीएससी का चेयरमैन के रूप में। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, दांगी साहब ने, उनको भी सिलेक्शन कमीशन का के माध्यम से लोगों का काम करने का अवसर मिला। भारत भूषण बत्रा जी यहां बैठे, वो भी एचपीएससी के चेयरमैन रहे, और जब हरियाणा के नौजवानों के हकों की बात है, उन्होंने लड़ाई लड़ी। यहां पे तो चेयरमैन ही बाहर के बना दिए। ये स्थिति है। बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1, नौजवान इतना निराश, कहीं कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई नशे की तरफ, कोई अपराध की तरफ। अभी आए जयप्रकाश जेपी जी, जहां से पूरे कैथल जींद, आप जाके देखो, घर बार बेच के अब विदेशों की तरफ, घर बार दे के विदेशों की तरफ वहां जा रहे हैं। कोई सीधे रास्ते, कोई इलीगल रास्ते। जिस दिन मैक्सिको से अमेरिका में घुसते हैं तो गांव के अंदर पटाखे फूटते हैं। ऐसी स्थिति बन गई अपना। ये आज हरियाणा के अंदर नौजवान को 9.5 साल के बाद खट्टर सरकार ने दिया। बेरोजगारी में, महंगाई में, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, हमारी सारी महिलाएं बैठी हैं। स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आम परिवार के बस की बात नहीं रही। ऐसी कमरतोड़ महंगाई, 400 रुपए पे सिलेंडर था, हमारी सरकार थी, आज 1100 रुपए सिलेंडर पहुंच गया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में पूरे देश में आज हरियाणा का नाम कलंकित कर दिया। ये सरकार जो बनी, खट्टर सरकार पार्ट 2, ये सरकार बनी भ्रष्टाचार के समझौते पे। आपको याद होगा, जेजेपी पार्टी 10 सीट लेके गई। बीजेपी 2019 के चुनाव में कहती थी कि इस बार 75 पार, जब 10 लोकसभा सीट जीती तो नारा दिया अब की बार 75 पार। दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी कहती थी बीजेपी को इस बार करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। और हरियाणा बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार। धोखा देकर लोगों को कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। हमने कहा था हम देंगे 5100 पेंशन, आप हमारे साथ आओ। बोला नहीं, 5100 पेंशन पे समझौता गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने घर पे करा दिया, खट्टर साहब के साथ समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 साल के बाद अब तक हम चुप थे, वो 4.5 साल के बाद 5100 की वो पेंशन कहां गई? मैं पूछना चाहता हूं। 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट पे समझौता था, भ्रष्टाचार करने की छूट पे और भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने पे समझौता था। महकमे बांटे गए, एक्साइज का महकमा कौन ले गया, शराब का महकमा किसके पास गया, किस माइनिंग का किसके पास है। को महकमे इसलिए नहीं बांटे गए कि महकमों से लोगों की सेवा कैसे करें, महकमे इसलिए बांटे गए कि हरियाणा की जनता को लूटे कैसे, किस महकमे से अपनी कमाई कैसे करें। पूरी लिस्ट तो महकमों की, कौन सा महकमा किसके पास गया, कौन कितना लूट रहा है और कौन कितना जीम रहा है, इसकी लिस्ट तो पूरी हमारे पास भी शायद एक आधी कमी रह जाए। पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो साथ लगते हल्के नारनौंद के विधायक दादा गौतम के पास चले जाओ, वो बता देंगे कि वो उन्होंने अब जब ये महकमे बटे तो आगे अगले दिन ही कह दिया था खोपर बढ़ गया, सरकार में एक लाए जी मन लग रहा है। वे कह रहे हैं भ्रष्टाचार की कहानी हम कहें तो हम कसूरवार हैं।
प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो दादा गौतम बताएंगे। और रोहतक में कौन 300 करोड़, रोहतक में शहर में 300 करोड़ की जो शहर की योजना आई, उस योजना में 300 करोड़ की योजना में घोटाले में कौन डकार मार गया, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा बता देंगे। पैरावर में बता गए थे कि कौन मंत्री, कौन पूर्व मंत्री, बता गए थे कि नहीं बता गए। एक दूसरे की भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। आज भ्रष्टाचार में हरियाणा कलंकित, बेरोजगारी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सब के बावजूद हम काम चला लेते। लेकिन एक बात, इनने तो काम नहीं भी करते तो काम हम चलाते, लेकिन इनने तो काम बिगाड़ने का काम किया। ये एक ऐसी सरकार आई जो अहंकार में चली और घमंड में हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। जब ब्रह्म समाज के लोगों ने भगवान परशुराम का फरसा मुख्यमंत्री जी को भेंट करने की कोशिश करी तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा, हम उस शब्दों को रिपीट नहीं कर सकते। जब किसान आंदोलन में किसान आया, 1 साल तक किसान देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। 1 साल तक किसी वर्ग को धरने देने पड़े हो, 1 साल तक 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए। हर रोज हम किसी गांव में जाते थे, किसी के आंसू पोंछते थे और अगले दिन जाके देश की पार्लियामेंट में जाकर जब गवाही देने की कोशिश करते थे। मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से मुझे 3 बार लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और अब मैं राज्यसभा में, विधायकों ने मुझे आशीर्वाद देकर राज्यसभा में भेजा है। लगभग 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में, शायद मेरी उम्र में, इतनी आयु में इतना अवसर देश में किसी को प्राप्त नहीं होगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि जब मैं खड़ा होकर किसान आंदोलन के समय किसानों की गवाही देने की कोशिश करता था तो सारी बीजेपी, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 15 में से 14 बीजेपी के, और एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं खड़ा होता था तो क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। ताने कसे जाते थे। मैं कहता था हमारे काका ताऊ बैठे हैं, उनकी किसान की बात मानो, नहीं मानेंगे। किसान को किसान मानो, नहीं मानेंगे। उपद्रवी बताता था कोई। मैं कहता था किसान को इंसान तो मानो, किसान को इस देश का नागरिक तो मानो। धरने पे किसी की अगर तबियत भी खराब हो जाए किसी भी धरने पे तो शासन प्रशासन में हड़कंप आ जाते हैं। ये भी एक वर्ग है देश में, इनको कम से कम इनकी बात नहीं मानते तो सहानुभूति के 2 शब्द तो कोई कहे तो कहते थे कि नहीं ये तो देशद्रोही हैं। ऐसी बात मैंने संसद के अंदर जब सुनी होगी मेरे पे क्या बनी होगी। और मैं खड़े होके, मुझे पता मैं इनकी आंखों में रड़कता हूं। और तभी पिछली बार इन्होंने साम दाम दंड भेद का चक्रव्यूह मेरे को संसद में दोबारा जा पहुंचने से रोकने के लिए इन्होंने सब कुछ किया। इस बार भी करेंगे। लेकिन तब जब इन्होंने कहा देशद्रोही, तब मैंने खड़े होके उसी संसद में इन्हीं शासकों के आंख में मिला के, क्या वो वर्ग है जिसका एक बेटा देश में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है तो दूसरा बेटा स्टैन गन पकड़कर सीमाओं पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। इसको आप देशद्रोही नहीं बताओ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं राज्यसभा में, अब तो 1 सांसद है, अगली बार ऐसा मत करना कि आपकी किसान पे, मजदूर पे, गरीब पे चोट पड़े तो आपकी गवाही देने के लिए इस बार तो फिर भी एक है, ऐसा कभी दिन ना देखना पड़े। ये आपको और हमको सोचने की बात है। तो ये सरकार ऐसी आई, हर वर्ग का अपमान, किसान का अपमान। हमारे मनरेगा के मजदूर गए अपना बजट बढ़ाने, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी अपना मानदेय बढ़ाने गए, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, वो अपने हकों के लिए गई, उन पे लाठीचार्ज। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, पंचकुला में लाठीचार्ज। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। खिलाड़ी गए, खिलाड़ियों पे पुलिस बल का प्रयोग हुआ। यहां तक कि हमारी बहन बेटियां, कौन भूल सकता है दिल्ली के अंदर ओलंपिक विजेता, हमारी बहन बेटियां ओलंपिक विजेता। दुनिया में हर देश अपने ओलंपिक विजेताओं का मान सम्मान करता है, लेकिन यहां हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के दिल्ली में हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां केवल एक बात कह रही थी कि हमें न्याय दिलवाओ। जब वो अपना मेडल फेंकने हरिद्वार गई तो किसी एक मुख्यमंत्री जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, देश के खेल मंत्री जो कह रहे हैं कि एशियाई में इतने मेडल आए,
किसी एक मंत्री मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि बेटियों तुम अपना मेडल मत फेंको, आपको न्याय मिलेगा। आप धैर्य रखो इस देश में। और अब दिल्ली पुलिस की यह रिपोर्ट आई कि जो आरोपी है वो आरोपी हर मौके तो जब हमारी बेटियां बैठी तो सारी बीजेपी कह रही है कि दीपेंद्र इनका साथ दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आज मुहिम 24 की इस पंचायत में निश्चित बीजेपी की हार दिख रही है। और ये मैं आपको पहले ये बात मुझसे पहले सबने कही, मैं भी आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा के कोने कोने में मैं जा रहा हूं और एक खुशखबरी आपके लिए लेके आ रहा हूं। हरियाणा के कोने कोने में एक आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पिछली बार कसर रह गई थी, 3900 वोट ज्यादा आती, 3900 वोट ज्यादा आती। पिछली बार 3900 वोट ज्यादा आती तो कांग्रेस की 36 सीट थी और बीजेपी की जो है 35 रह जाती। 3900 वोट का फर्क था। जेजेपी ने और बाकी पार्टी ने क्या हुआ क्या नहीं। अब तो मुख्यमंत्री जी का घमंड इतना बढ़ गया, जब मैं बता रहा था, जाते हैं जनसंवाद में और कोई कुछ खड़े करके कोई अपनी बात कहे, उसी को अपमानित करते हैं। अभी एक हमारी महिला खड़ी हुई एक जगह, कहा कि भाई यहां पे फैक्ट्री बनवाना क्योंकि रोजगार नहीं है। बोला इन्हें चंद्रयान पे भेज के चांद में भेजो। सिरसा में एक लेडीज खड़ी हुई कि मेरा छोटा सा बच्चा 22 साल का बच्चा, विधवा लेडीज थी, नशे से चला गया। बीजेपी का एक आदमी नशा बिकवाने का काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। बोला सिखा के भेजिए, इसको बाहर करो। एक लड़का खड़ा हुआ, उसको कहा कि भाई ये किसी ये तो किसी और पार्टी से दिखाई देता है, इसकी पिटाई करवाओ। मुख्यमंत्री जी कह रहे पिटाई कराओ। आप सोच सकते हो, कह रहे हैं कि ये जो खड़े हैं, अभी मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले की भी आई हुई थी, बोले जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं इनसे धक्के मरवा देंगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, धक्के तो खाए होंगे हमने, धक्के तो खाए होंगे, मगर किसी को धक्का मारने की सोच भी दिमाग में कैसे आ सकती है किसी को, ये हमारी समझ की बात नहीं। इतना घमंड, ऐसा घमंड, तो ये घमंड इनका आज लड़ाई, भाई इनका घमंड 7वें आसमान पे है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इनके घमंड को तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो भाई जो है, और एक और मैं कहना चाहता हूं, अभी अंकल ने एक बात कही, दांगी साहब ने एक बात कही अभी, कि जो कुछ लोग यहां पे काम, सबको पता है कौन काम करे, लेकिन तकलीफ है। अब हम क्या करें, उनके तकलीफ है, उनको इस बात से तकलीफ है। बोला जी रेल की लाइन, बोला जी जो है फाइल खूगी, या आपने भी सुनी होगी, बोला फाइल खूगी, रेल की लाइन की फाइल खूगी। बोला जो है रेल की लाइन, मैं वह फाइल लेके आया हूं। मैं आपके बीच में किसी को जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उनके तो तकलीफ दूसरी है, हमें पता है उनके क्या तकलीफ है, उनका मैं जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन मैं पंचायत में, जो महम की हमारी पंचायत में, आप सबके बीच में सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि यहां का फैसला पंचायत में, उसकी भी और एयरपोर्ट की भी, ये मैं दिखाना चाहता हूं सबको। ये फाउंडेशन स्टोन, रेल की लाइन का फाउंडेशन स्टोन मल्लिकार्जुन खड़गे रख रहे हैं, जो वो रेल मंत्री थे, जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साथ में हुड्डा साहब खड़े हैं, साथ में दांगी साहब खड़े हैं, हम खड़े हैं। हांसी के अंदर, हांसी में रेल की लाइन की पटरी 9/11/2011 में प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव करी है रेल की लाइन।
15 नवंबर 2011 में हरियाणा सरकार, उस समय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस रेल की लाइन में मैं मुफ्त में जमीन दूंगा, आप जल्दी बनाओ। 2012-13 के रेल के बजट में 143 करोड़ रुपए इस रेल की लाइन के मंजूर होकर रेल की लाइन के खाते में डल गए। 143 करोड़ 2012-13। 31 जुलाई 2013 को खड़गे जी ने हांसी के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और 20 दिसंबर 2013 को इसका सेक्शन 4 हुआ। जिनके सेक्शन 4 हुए हैं उन गांव में आप पूछ लेना, आप मोखरा से पूछ लेना, मदीना से पूछ लेना, जो अलाइनमेंट रेल की लाइन की कहां करी थी, कहां पे स्टेशन बने, कहां रेल रुके। और मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, ये रेल की लाइन हम मंजूर करा के गए थे। उस दिन रेल रोड रैली, उस दिन डबवाली तक, सिरसा तक 4 लेन की सड़क की का फाउंडेशन भी खड़गे जी ने रखा था और इस रेल की लाइन का फाउंडेशन रखा था। जब सरकार गई तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि सरकार चली गई, ये रेल की लाइन नहीं बनेगी। और तब भी मैंने कहा था कि भाई काम करके गए हैं और ये काम पूरा होगा, क्योंकि काम शुरू हो चुका है। और जिस एक दिन ऐसा आएगा कि जब रेल में बैठकर हम दिल्ली से चलेंगे और महम के स्टेशन पे उतरेंगे, और वो एक दिन अभी आएगा। और उस दिन जिस दिन आएगा, उस दिन मैं समझता हूं इन लोगों को इस बात की तकलीफ। और इसी तरीके से सरकार चलेगी, बड़ा नुकसान हो गया। अभी बता रहे थे चौधरी भान जी कि भाई 3 मेट्रो बनी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक, गुड़गांव तक और बहादुरगढ़ तक। हमें बड़ा नुकसान हो गया। आपको पता है मेट्रो लानी थी रोहतक तक, मगर जल्दी है, विकास का पहिया फिर घूमेगा, रेल भी चलेगी और मेट्रो भी आएगी। आप रुक जाओ, विकास का पहिया घूमेगा। और इसी तरीके ये एयरपोर्ट आपको तो पता है, लेकिन ये 2016 दिसंबर 2009 हुड्डा सरकार ने प्रपोजल भेजा भारत सरकार के पास कि जेवर की बजाय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहां हरियाणा में 3 जिलों के बीच में पड़ता है, रोहतक, हिसार, भिवानी, यहां बनाया जाए महम में। 23 जून 2010 को इंस्पेक्शन हुआ। आप इन सारे गांव से पूछना कि इंस्पेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। 15 अक्टूबर 2011 रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने एनओसी दी कि एयरपोर्ट यहां पे बन जाएगा, क्योंकि इनका सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन है। एनओसी रक्षा मंत्रालय से आनी थी। 15 अक्टूबर 2011। अप्रैल 2012 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फीजिबिलिटी स्टडी करी। नवंबर 2013 फीजिबिलिटी स्टडी का ग्रुप हमारे इन सारे गांव में आया और जनवरी 2012 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अडॉप्ट किया उसका रिकमेंडेशन और कहा कि अगर एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट बने तो नोएडा जनवरी 2014 एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट बने तो जेवर की बजाय महम में बने। मगर सरकार बदल गई, एयरपोर्ट चला गया, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा है जिस दिन एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा वहां पर कि यहां पर लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैंने वहीं कहा लोकसभा के अंदर, क्योंकि उस समय मैं लोकसभा में था। प्रधानमंत्री जी को वहीं पे मैंने कहा कि आप एक भारत की बात करते हो, मैं पूछना चाहता हूं एक भारत में एयरपोर्ट यहां से उठा के आप वहां लगे, एक भारत में हरियाणा का भी हिस्सा है कि नहीं, रोहतक का भी हिस्सा है कि नहीं। मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं। जवाब नहीं था, और इसलिए जवाब नहीं था कि एयरपोर्ट यहां का मंजूर था। यहां की सरकार ऐसी आई जिनको हरियाणा के हकों को वकालत करने की जिनमें क्षमता नहीं दिखाई दी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि एयरपोर्ट यहां मंजूर है। तकलीफ इस बात की है, कम से कम यहां के जो सांसद जीत के गए उनको कहना चाहिए अब। मगर एक बार भी, ये तो वो सांसद हैं जो ये कहते थे, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि मैं हारा चुनाव में हार जीत चलती है प्रजातंत्र में। मुझे तो तकलीफ एक बात की है कि ऐसे व्यक्ति जो पार्टी कांग्रेस में थे और पार्टी कांग्रेस को ये छोड़ के गए कि भाई दीपेंद्र सांसद हैं और उन्होंने सारा विकास कार्य रोहतक में कराया और सारे जो है सारा काम वो रोहतक में करते हैं, और इस बात पे मैं कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं। और करनाल से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट मिल गई रोहतक से। मेरे मन में इस बात की टीस है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं कोई काम, अपना कोई काम लोकसभा में सांसद के रूप में क्या किया क्या नहीं, आप सब मेरे से ज्यादा जानते हो। ना कोई काम की बात है क्या। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भाई इस बार नुकसान, मेरे को कह रहे थे अभी
कईयों ने कहा कि नुकसान ये हुआ कि आप चौथी बार जाते, सबसे सीनियर मोस्ट थे आप लोकसभा में, कांग्रेस संसदीय दल के, आपको बहुत अच्छा मौका मिलता और देश के विपक्ष में आपका नाम होता। मगर नुकसान उससे ज्यादा ये हुआ कि जो ये 3900 वोटों का फर्क रह गया ना, ये नहीं रहता। अगर यहां से हम जीत जाते लोकसभा तो चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनती, ना एक किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना ये कर्मचारी आंदोलन देखना पड़ता, ना मजदूर आंदोलन, ना खिलाड़ी आंदोलन। आज हरियाणा में आपकी सरकार होती। मैं आप सबसे महम हमेशा से ये महम से भाई हुड्डा साहब का और दांगी साहब का एक जो प्यार रहा है और महम का और कलोई का जो रिश्ता रहा है हमेशा, और एक ये भी समय था कि कलोई से भी ज्यादा लीड महम से आई। मैं वो समय नहीं भूल सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, इस बार ये जो कही है बात कही है, मैं छत्तीस बिरादरी से पूछना चाहता हूं, 20 साल आपके एक एक दिन का हिसाब किताब मेरा आपकी आत्मा देगी, आपके दिल में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे कि भाई इस बार भाई महम कलोई से पीछे तो नहीं रहेगा। इस बार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद हरियाणा में भी रंग लेके आएगा और आपके आशीर्वाद से अवसर मिलेगा तो देश में भी आपके नाम को मैं ऊंचा लेके जाने दूंगा। आपको कभी नीचा देखने का अवसर मिलेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो मैं आखिर में एक बात जो हमारे अध्यक्ष जी को कहनी थी वो, मगर मैं अपनी बात, आपको पता है अध्यक्ष जी ने कहा कि जी आप ही कवर करना। हमारे संकल्प हैं जिनको लेके आपको जाना है, हर जगह जाना है, और हमारे संकल्प हैं 5-7 संकल्प हैं। हाथ से हाथ जोड़ेंगे हरियाणा में, छत्तीस बिरादरी हर भाई को दूसरे भाई को प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 देश में डंके की चोट पे सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। हमारा संकल्प हाथ से हाथ जोड़ेंगे। 300 जो हिमाचल की हमारी सरकार ने करके दिखाया, 300 यूनिट फ्री बिजली से बिजली उपभोक्ता को जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे जो कभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 1,83,000 पद जो रिक्त पड़े हैं, 2 लाख नौकरियों की तुरंत भर्ती निकाल के हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। खिलाड़ियों को मान सम्मान से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो हमारे किसान हैं उनको एमएसपी की गारंटी, जिसके लिए किसान आंदोलन हुआ, किसान को एमएसपी गारंटी से जोड़ेंगे और हरियाणा को उसी विस्तरीय विकास से जोड़ेंगे। दिल्ली के 3 तरफ हमें उदाहरण हमारा होना चाहिए, उस विस्तरीय विकास से जोड़ेंगे। जो प्रोजेक्ट हमारे छिन गए, कहीं रेल कोच फैक्ट्री छिन गई, कहीं एम्स के अंदर अस्पताल छिन गए, कहीं हमारा एयरपोर्ट छिन गया, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे। कहीं मेट्रो आनी थी वो रुक गई, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे। उसी विस्तरीय विकास से हरियाणा को जोड़ेंगे और हरियाणा को खुशहाली और विकास में, आपसी भाईचारे प्यार में देश में सबसे आगे पहुंचाएंगे। तो ये हमारे संकल्प है। इन संकल्पों को लेकर आप सब जो है, आप सबको जाना है पूरे। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। 100-100 गज के प्लॉट, गरीब आदमी को जो 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट से जोड़ेंगे और मकान से जोड़ेंगे। मैं आखिर में एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। और आज के प्रोग्राम में जितनी मेहनत हमारे, मुझे खुशी है इस बात की कि दांगी साहब ने का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन जो मेहनत इस प्रोग्राम के लिए बलराम ने करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, केवल आज के प्रोग्राम की नहीं है। मैंने देखा है लगातार निरंतर, आज के प्रोग्राम की बात नहीं है। सारे कह रहे हैं जी आज के प्रोग्राम की, जुकर बलराम ने पहली बार मेहनत करी हो। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं, जितनी मेहनत कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे इस संघर्ष के लिए हर कदम पे लगातार निरंतर बलराम कर रहे हैं, मैं इनको आज की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और मैं ये शुभकामनाएं देता हूं। बलराम, इसी ईमानदारी, इन्हीं संस्कारों को और इसी मेहनत के रास्ते पे आप आगे चलो। आपके साथ हमारी सबकी पूरी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत मैं बधाई दोबारा देते हुए एक बार सबका धन्यवाद करता हूं। खाने का था, और भाई ये खाने का प्रोग्राम था, लेकिन मैं कहूंगा अब खाने पे जाएंगे। तो वैसे तो ये 10 बजे का टाइम दे रखा था बलराम ने, आज टाइम क्या हो गया बलराम? 3:30 हो गए। तो भाई ये रैली पहले था कार्यालय उद्घाटन,
अब ये इस सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना मानो और खाना ईब खाएंगे तो एक दिन का भूख हड़ताल भी मानना है सरकार के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक यतीम है बच्चा छोटा 8-9 साल का। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।